बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हमारी जो सऊदी टीम है उसके मुतालिक भी बताना चाहूँगा कि जैसे हमारी यहाँ पे टीम आपके सामने आई है, तो जो सऊदी हमारी फ़ील्ड में काम कर रही होती है टीम, वो मिना की टीम अलग से है, अरफात की अलग से है, मदीना की अलग से है और मक्का में होटल्स के लिए अलग से है। तो वो लोग आपको इंशाल्लाह वहाँ पे सर्व भी कर रहे होंगे और आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस डिवोटेडली वो जिस तरह से काम कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत जज़ाए खैर दे। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ साल से चल रहे हैं और ये भी आपको ख़्याल रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हज को जो है वो हमेशा से मक्का मुकरमा के ख़ास तौर पे लोगों के लिए रोज़गार का उसको ज़रिया बनाया है। तो ये लोग पहले तो सिर्फ़ हज में जो इनको इनकम होती थी उसी की बुनियाद पे सारा साल ये गुजारा करते थे। तो अभी भी जो वहाँ पे चार्जेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं हज के मौके पे, वो उसी का तसलसल है। इवन जो हमारा स्टाफ भी वहाँ पे काम कर रहा होता है वो इस बुनियाद पे काम कर रहा होता है कि इसका इम्पेक्ट उनके सारे साल के ऊपर जाता है। तो और फिर यही चंद दिन होते हैं कि जिसके अंदर वो इस उम्मीद से होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे पे ये बहुत फ़ज़ल किया है कि जो लोग हमारे साथ अटैच हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है कि कोई हमें छोड़कर किसी और के साथ गया हो या वो वहाँ पे। तो इंशाल्लाह वो आपको वहाँ पे सर्व करेंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो बसेस की ट्रांसपोर्टेशन का बिल्कुल अलहदा टीम है। वो हर बस के साथ एक जो है वो मुर्शद उसे कहते हैं, गाइड होता है, उसको फिर हेड जो कर रहा होता है वो सऊदी हमारे साथ चल रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 25 साल से चल रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज के हवाले से भी अगर आपको कोई टैक्सी वाले से बात करवानी पड़ती है तो हम आपको नंबर्स देंगे उनके, तो आप किसी वक्त पे भी कॉल करके उनसे बात करवा सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो उसमें से ज़्यादा तो उर्दू स्पीकिंग होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो उर्दू नहीं बोल पाते। तो सिर्फ़ उनका तज़किरा इसलिए ज़रूरी था कि वो भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीम का पार्ट हैं, आपके इल्म में होना चाहिए। सबसे पहले जो मुबश्शिर साहब ने आपको ब्रीफिंग दी है उसके हवाले से एक दो पॉइंट्स पे मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर दूं। नंबर 1 ये कि जो पासपोर्ट्स की आपकी हैंडलिंग है एयरपोर्ट पे, तो जो लोग हमारे यहाँ से ग्रुप में जा रहे हैं, मोस्टली जो पाकिस्तान से जा रहे हैं वो ग्रुप फ़्लाइट में जा रहे हैं, तो ग्रुप फ़्लाइट के अंदर जो अराइवल है वहाँ पे उनका ट्रांसफ़र बाय बसेस होना है, जो कि आपको आपके जो भी पैकेज में आपका होटल है वहाँ पे आपको शिफ्ट करेंगी। तो बसेस के अंदर नॉर्मली 90% से ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो पासपोर्ट्स वहीं पे कलेक्ट कर लेते हैं और उसमें वो थोड़े प्रोसीजर्स उनके होते हैं। वो पहले एक हकीबा नंबर होता है, फिर उसके बाद वो सारी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, लिस्ट बनती है, फिर वो बस को अलाउ करते हैं कि आप डिपार्ट करें। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, वो आपके पहले ही माइंड में होना चाहिए कि आप बस में बैठे हुए हैं। तो फिर ये लोग कहते हैं कि बस चल नहीं रही, हम तो आ गए हैं, बैठे हैं, काम भी सारे हो गए, लेकिन वो बैक एंड पे कुछ प्रोसेस चल रहा होता है जो आपको नज़र नहीं आ रहा होता, और वो उन अथॉरिटीज़ का अपना स्टाइल है, अपना एक SOPs उन्होंने बनाए हुए हैं, वो उनको फॉलो किए बगैर अलाउ नहीं करते कि बस वहाँ से डिपार्ट हो। तो अगर तो वो पासपोर्ट्स वहाँ पे ले लिए जाते हैं तो फिर आप आज़ाद हैं और हमारी टीम उनको पासपोर्ट्स को फॉलोअप करेगी। जब आपने मदीना मुनव्वरा से रवाना होना है तो वो आपको ट्रेन में डिपार्चर से पहले दिए जाएंगे और हो सकता है कि मक्का पे अराइवल पे फिर कलेक्ट कर लिए जाएं। लेकिन जो लोग इंडिविजुअली ट्रैवल कर रहे हैं, जिनकी फ़्लाइट्स अमेरिका से, UK से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, डिफरेंट जगहों से आ रही है और उन्होंने इंडिविजुअली ट्रांसफ़र होना है, तो उनके पासपोर्ट्स नॉर्मली नहीं लिए जाते। लास्ट ईयर से हम ये देख रहे हैं कि वो नहीं लेते। तो वो जस्ट अपने कंसर्न्ड ग्रुप पे, जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पे इंटीमेट कर देंगे कि हमारे पासपोर्ट्स हमारे पास हैं और वो कलेक्ट नहीं किए गए। तो अब अगर हमें वो रिक्वायर्ड होंगे तो हमारी टीम आपसे कलेक्ट करेगी होटल में आने के बाद, और अल्लाह करे कि वो रिक्वायर्ड ना हो। रिक्वायर्ड क्यों होंगे? रिक्वायर्ड इसलिए होंगे कि जो आपका नुसुक कार्ड है, वो नुसुक कार्ड एक्टिव होना है आपके वहाँ पे अराइवल के बाद।
जब आप मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे, आपकी इमिग्रेशन होगी, आपका स्टेटस अपडेट होगा, तो एक हदूद नंबर लगता है जिसको बॉर्डर नंबर कहते हैं। वो बॉर्डर नंबर जब आपको असाइन हो जाएगा सिस्टम के अंदर, तो आपका नुसुक कार्ड एक्टिव होगा। अभी नुसुक की अगर ऐप आप करें और उसमें अपना वीज़ा नंबर डालें तो एक नुसुक कार्ड आपको वहाँ पे भी नज़र आता है, लेकिन उस नुसुक कार्ड को अथॉरिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करती। वो जस्ट आपकी एक आइडेंटिटी के लिए तो फ़ायदेमंद है और आपको रखना भी चाहिए, आपके पास सेव्ड भी होना चाहिए, लेकिन जो कार्ड आपको वहाँ पे मिलेगा नुसुक कार्ड, वो एक्टिवेटेड नुसुक कार्ड होगा जो सऊदी अथॉरिटीज़ के लिए आपकी आइडेंटिटी के तौर पे एक्सेप्टेबल है। तो अभी आपने मीडिया में देखा होगा कि अभी मैं 2-3 रोज़ पहले वापस आया हूँ, तो इतनी ज़्यादा सख्ती है मक्का मुकरमा में कि आपके अगर कोई जानने वाले वहाँ पे इकामे पे हैं तो उनसे पूछें कि कोई मक्का मुकरमा के करीब से गुज़र भी नहीं सकता। इस वक्त कोई नॉन सऊदी रेजिडेंट वहाँ का मक्का मुकरमा में एंटर होना तो दूर की बात है, मक्का मुकरमा की हुदूद में दाखिल भी नहीं हो सकता, हरम में जाना तो दूर की बात है। इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि कोई सोचा भी नहीं जा सकता उसके मतलब। तो इसलिए नुसुक कार्ड आपकी वो आइडेंटिटी है जो आपको बता रही है, उन अथॉरिटीज़ को बता रही है कि आप ऑफिशियल हाजी हैं, आप ना तो रेजिडेंट हैं और ना ही विज़िट वीज़े पे आए हुए हैं। तो इसलिए नुसुक कार्ड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने जो अर्ज़ किया और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि नुसुक ऐप पे भी नुसुक कार्ड आ रहा है, वो आपका ऑफिशियल आइडेंटिटी टैग नहीं है। ऑफिशियल आइडेंटिटी टैग वही होगा जो वहाँ पे मिलेगा। अच्छा, अब उसके लिए डिलीवरी के लिए उन अथॉरिटीज़ का SOP ये है कि वो नुसुक कार्ड आप हाथ में रखेंगे, आपका पासपोर्ट भी होगा और वो पिक्चर लेंगे कि आपको हैंड ओवर हो गया है। और उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हज का असाइंड सर्विस प्रोवाइडर है, उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपको हैंड ओवर करेगा। अब वो इतना टफ़ हो जाता है कि ज़ाहिर है कि थाउजेंड्स ऑफ लोग डेली वहाँ पे लैंड कर रहे हैं और उन्होंने नुसुक कार्ड सबको प्रोवाइड करने हैं। तो हमने एक रिक्वेस्ट की हुई है अपनी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से कि हमें नुसुक कार्ड्स जो हैं वो हैंड ओवर कर दिए जाएं और हम आपको मेक श्योर करते हैं कि हम अपने जो क्लाइंट्स हैं, अपने हाजी हैं, उनको ज़िम्मेदारी से डिलीवर कर देंगे। आपको अगर पिक्चर चाहिए होगी वो भी हम आपको डिलीवरी के सबूत के तौर पे प्रोवाइड कर देंगे। तो हम बहुत ज़्यादा होप रखते हैं कि इंशाल्लाह वो हमारी रिक्वेस्ट एंटरटेन हो जाएगी और हम वहाँ से कार्ड्स कलेक्ट करके आपको होटल में हमारी टीम जो है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड करेगी मदीना मुनव्वरा में। तो पिछले साल तो ये था कि मक्का मुकरमा में हरम में जाने पे पाबंदी थी विदाउट नुसुक कार्ड और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। इस साल का बताया ये जा रहा है कि मदीना मुनव्वरा का जो हरम है, मस्जिद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पे भी शायद एंट्री जो है इस नुसुक कार्ड के बगैर ना हो सके, इस दफ़ा जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। तो आप सबसे बेस्ट ये है कि अपना नुसुक कार्ड पहले अपने टेक ओवर करें और उसको बहुत केयरफुली रखें। ये भी मैं अर्ज़ कर दूं कि उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होगा। अगर आप कहें कि वो गुम हो गया है और उसका कोई रीप्रिंट करा दिया जाए या नया इशू करा दिया जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपने एक तो उसका भी ये करना है कि उस नुसुक कार्ड की भी एक पिक्चर अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है उसको लेने के बाद। और दूसरा, आपके पास जो आपका हज वीज़ा है वो भी उसकी आपने सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल में भी रखनी है और बेहतर यह है कि उसकी एक हार्ड कॉपी भी आपके पास हो, ताकि अगर खुदा ना खासा कोई चीज़ भी नहीं है तो आपको अपने आप को ऑफिशियल हाजी प्रूफ करना किसी भी मौके पे पड़ सकता है। और हैवी फाइन्स उन्होंने रखे हैं रेजिडेंट्स के लिए, इवन सऊदीज़ के लिए। कोई सऊदी भी जो है वो अगर उसके पास हज परमिट नहीं है वो हज नहीं कर सकता, चाहे वो मक्का मुकरमा का ही रेजिडेंट क्यों ना हो, चाहे वो मक्का मुकरमा का आईडी कार्ड है, एड्रेस है उसके पास, वो मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में एंटर नहीं हो सकता। अभी इस साल हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पिछले साल भी आई, कि हमारा जो स्टाफ है वहाँ पे, लेबरर्स हैं, उनके भी नुसक से तस्रीह बनती है, उसके बगैर वो मिना में एंटर नहीं हो सकते।
अब पिछले साल वो तसरी जो है वो बिल्कुल एंड तक भी नहीं मिल सकी और 7 ज़िलहज को जाकर हुई। तो फिर हमने हमारे सऊदी स्टाफ पर लोड बहुत ज़्यादा आ गया, उन बेचारों ने काम किया। तो वो अभी जो गवर्नमेंट माशाल्लाह प्लान तो वो बहुत अच्छा है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि रश नहीं होता। पहले ये होता था कि जो अनऑफिशियल हाजी आते थे, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2.5 मिलियन हाजी जो हैं वो ऑफिशियल आए हुए हैं, तो 1 मिलियन हाजी ऐसे आ जाते थे जो अनऑफिशियल होते थे। तो ना तो वो गवर्नमेंट ने अरेंज किया होता था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर उस एतबार से होता था, तो वो फिर रश जब डेवलप होता था उनका सारा सिस्टम फ्लॉप हो जाता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ायदा तो ये है कि इस स्ट्रिक्टनेस का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि रश कम हो गया। तो आपको दिक्कत ज़रूर होगी, पूछा भी जाएगा, दूसरा कार्ड संभाल कर रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका फ़ायदा भी है। हमें जो दिक्कतें हैं वो आपको मैंने बताया कि हमारे स्टाफ के लिए अभी कुछ स्टाफ अभी कल भी हमें उन्होंने कांटेक्ट किया जी कि हम अरफात में थे, अब हम अरफात में एक दिन भी नहीं रह सकते, तो क्या करें, अभी तक तसरी बनना शुरू नहीं हुई। तो लेकिन बहरहाल मुख्तसर ये है कि वो जो वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस चल रही है उसके मुतालिक आगाह करना ज़रूरी था कि इसको आपने बहुत केयरफुली देखना है। तो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट से आप मक्का मुकरमा बसेस के ज़रिए से या जो इंडिविजुअल फ़्लाइट्स वाले हैं वो प्राइवेट गाड़ी के ज़रिए से अपने होटल में आएंगे। ये शिफ्टिंग हमारे ज़िम्मे है, हमने ही करवानी है, हम ही इंशाल्लाह ये ट्रांसपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इसमें बसेस का एक और ख़्याल रहे कि ये बसेस जो हैं ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड न्यू बसेस की, इसमें कैटेगरीज़ होती हैं। हाईएस्ट जो लेटेस्ट मॉडल्स जो हैं वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह लिए हैं आपके लिए, लेकिन इनका भी कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हज के पास होता है। उनका एक डिपार्टमेंट है जिसको नकाबा कहते हैं। बसेस की पेमेंट हमने करनी है, बसेस की कंपनी को हमने सेलेक्ट करना है, बसेस के मॉडल को हमने सेलेक्ट करना है, लेकिन बसेस की डिलीवरी थ्रू ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ हज के चैनल से होनी है। चाहे वो हमने मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट से होटल जाना है, चाहे हमने होटल से स्टेशन जाना है, ट्रेन स्टेशन, और चाहे हमने मक्का मुकरमा से जद्दा एयरपोर्ट जाना है, चाहे हमने मशायर के लिए बसेस में जाना है, तो वो डिलीवरी जो है वो थ्रू उस प्रोसेस के तहत होनी है जो कि सऊदी अथॉरिटीज़ ने रखा हुआ है। वो बसेस कंपनी पहले सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज के अंडर जो डिपार्टमेंट है नकाबा उसको हैंड ओवर करेगी, वो उसको चेक करेंगे, सारा देख के फिर वो बसेस हमें हैंड ओवर करेंगे। और हर ट्रिप की ये जो प्रोसेस है, SOP है, वो अलहदा से एग्जीक्यूट होना है। यानी अगर मदीना से हम जा रहे हैं स्टेशन पे तो उसका एक पूरा प्रोसेस है, फिर वो बस हमें रिलीज़ होगी। अब उसमें लिमिटेशन ये आती है कि जो टाइम हमें दिया जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें टाइम दिया जाता है कि आपने की ट्रेन है 3 बजे, तो आपने होटल से डिपार्चर आपका होगा 12:30 पे। अब 12:30 को हम 1 PM नहीं कर सकते। हम कहेंगे जी हम तो ज़ोहर पढ़ लें नमाज मस्जिद में और फिर हम जाएंगे, नो, 12:30 मीन्स 12:30। अच्छा, आप तो अब 12:30 पे आ गए, आपने होटल में आ गए, रिसेप्शन में आ गए, चेकआउट भी कर दिया, बस अभी नहीं आई। तो अब आप हम ये नहीं कह सकते कि भाई आपने 12:30 का कहा था, हम तो आ गए, बस नहीं आई। तो ये हो सकता है बस 1 बजे आए, फिर आप कहें कि यार आपने अगर 1 बजे बस आनी थी तो आप हमें कहते हैं हम नमाज ही पढ़ाते। नहीं, अगर 1 बजे का टाइम है और हम कह रहे हैं कि ठीक है नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर नमाज़ पढ़ के आने का मतलब ये है कि इब्तदाई हिस्से में हरम के आप नमाज़ पढ़ेंगे और फौरी तौर पे वापस अपने होटल में 1 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। तो इसमें अच्छा, ये लिमिटेशन क्यों है? लिमिटेशन ये है कि ये जिस एरिया के अंदर आपका स्टे है इसको मरकज़िया कहते हैं, सेंट्रल एरिया। यहाँ पे बसेस को वो पार्क नहीं होने देते ज़्यादा देर। जो एक रिप्रेजेंटेटिव सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज का आएगा, एक नकाबा का आएगा, एक ट्रांसपोर्ट का आएगा, उन सब ने बस को मेक श्योर करना है कि यहाँ पे ज़्यादा देर पार्क ना हो, बस फौरी तौर पे बोर्ड करें हाजी और यहाँ से रवाना हो जाए। तो तीसरा जो उनका डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, वो उसने ट्रैफिक को मैनेज करना होता है। वो नमाज के करीब ट्रैफिक को पीछे से रोक देते हैं। बस आई है फॉर एग्जांपल 12:15 पे सेंट्रल एरिया की एंट्रेंस पे आ गई है, जो मोमन पिक की तरफ से आती है, जो लोग उम्रे पे जाते हैं। अब नमाज का टाइम हुआ है, उन्होंने ट्रैफिक बंद कर दी। अब ये जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, ये पुलिस को ये नहीं कह सकते कि भाई ये ट्रैफिक खोलो क्योंकि हमने पहुंचना है। वो अब ट्रैफिक जब नमाज के बाद खुलेगी तो बस तब आएगी।
तो इसलिए, और अगर बस आ गई 12:30 पे, वो खुली थी ट्रैफिक, आ गई, तो आप वो वेट नहीं लेकिन करेगी, वो वहाँ पे खड़ा नहीं होने देंगे। अच्छा, अगर आपने बस मिस कर दी तो वो, अगर तो पासपोर्ट वहाँ से रिलीज़ हो रहा है तो वो होल्ड कर लेंगे, ट्रेन भी गई, अब आपका एक पूरा प्रोसीजर है, हमारी टीम भी ख्वार होगी आपके लिए, वो जाकर रिलीज़ कराएगी, दोबारा से पेपर बनवाएगी, फिर आपका डिपार्चर हो सकता है शाम 3 बजे की ट्रेन की बजाय, ट्रेन की सीट तो दोबारा नहीं मिलेगी, फिर आप बस से हो सकता है मूव करें और वो शाम को हो सकता है 7 बजे आप मूव कर रहे हो मदीना मुनव्वरा से। ये वो सारी बातें हैं जो कि एक्चुअली बहुत रेयर केसेस में हो चुकी हुई हैं। तो इसलिए प्लीज़, जो टाइम आपको डिपार्चर का दिया जाए आपने उसको फॉलो करना है। उन अथॉरिटीज़ ने बस लेट भेजनी है, टाइम पे भेजनी है, पहले भेजनी है, इसमें हमारा इख्तियार नहीं है। तो बहरहाल इंशाल्लाह इसी तरीके से आप मक्का मुकरमा पहुंच जाएंगे। मक्का मुकरमा एयरपोर्ट से, ट्रेन स्टेशन से आप होटल आपने आना है, वो फिर बसेस में आना है। नमाज के लिए वो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर जैसे भी अगर फॉर एग्जांपल 3 बजे की ट्रेन है, आप वहाँ पहुँचते हैं तो असर की नमाज या मगरिब अगर करीब आ रही है तो मगरिब की नमाज़ वहाँ स्टेशन पर आप पढ़ सकते हैं, वरना फिर आपने होटल आकर अपनी नमाज़ पढ़नी है। होटल के चेक इन के मुतालिक शायद आपको बता दिया मुबशर साहब ने कि जो मदीना मुनव्वरा में होटल्स का चेक इन है वो नॉर्मली 5 बजे शाम को दिया जाता है। अगर फ़्लाइट पहले भी पहुंच गई तो वो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और मक्का मुकरमा के जो होटल्स का चेक इन है उसमें ख़ास तौर पे जो 13 डेज़ के लोग जा रहे हैं वो चेक इन उस दिन सबसे ज़्यादा टफ़ होता है, क्योंकि कुछ सीज़न्स ऐसे हैं जिसमें 70% होटल वेकेट होता है और 70% चेक इन होता है। कुछ सीज़न्स ऐसे हैं जिसके अंदर 50% वेकेट होता है, 50% चेक इन होता है। लेकिन ये जो 13 दिन का पैकेज के लोगों का चेक इन है 4 ज़िलहज को, ख़ास तौर पे क्लॉक टावर के होटल जो हैं, जो हमारे पास पैकेज में फेयरमाउंट है और स्विस मकाम है, ये चेक इन सबसे ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि तकरीबन 90% से ज़्यादा रूम्स इस दिन चेकआउट होते हैं और इतने ही चेकआउट होते हैं और इतने ही चेक इन होने होते हैं। तो उन्होंने सारा होटल जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पे कैपेसिटी उसकी 10,000 रूम्स की है तो वो 10,000 रूम्स को उसी स्टाफ ने जो सारा साल काम करता है हाउसकीपिंग का, उन्होंने उसको चेकआउट करवाना है 12 बजे के बाद, उसको फिर हाउसकीपिंग करनी है और फिर आपको रूम हैंड ओवर करने हैं। वो पहले हाउसकीपिंग करके सिस्टम में ओके करते हैं, फिर वो सिस्टम से अलॉट होता है रूम। तो 4 ज़िलहज का जो चेक इन क्लॉक टावर के अंदर है वो नॉर्मली डिलेड होता है, वो हो सकता है मगरिब के बाद हो और सम केसेस में तो इशा के बाद भी चला जाता है। तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप वहाँ पहुँचे हैं और आपने हैंड कैरी अपना हैंड ओवर किया है हमारी टीम को और आप रिसेप्शन का बाथरूम यूज़ करके हरम चले गए हैं उम्रा करने के लिए, उम्रा करके आएँ और अपने रूम में आ जाएँ। दूसरा है कि आप कहते हैं नहीं, हमने पहले चेक इन ही करना है, तो फिर वेट करें, जैसे ही चेक इन हो आप अपने रूम में चेक इन करें और फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप उम्रे के लिए कंफर्टेबली चले जाएं। तो हैवी लगेज जो है आपका मदीना मुनव्वरा से वो हम कलेक्ट कर लेते हैं डिपार्चर से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ज़ोहर के बाद आपका डिपार्चर हो रहा है 1 बजे, तो आपका जो हैवी लगेज हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा कि या तो रात को इशा के पढ़कर आप आएँ, सोने से पहले अपने रूम्स के बाहर रख दें, या फिर हो सकता है हम आपको कहें कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए जब आप जाएँ तो फ़जर की नमाज़ पढ़ने पे जाते हुए अपना लगेज अपने रूम्स के बाहर रख दें, हैवी लगेज। उसमें वैल्यूएबल्स नहीं होनी चाहिए और कोई ऐसी आपकी मेडिसिन नहीं होनी चाहिए जो आपको उस 24 घंटे के दौरान आगे ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो हैवी लगेज हम लेंगे और उसको ट्रक के ज़रिए से शिफ्ट करवाएंगे इंशाल्लाह मक्का मुकरमा में, आपके उस होटल में जिसमें आपने जाकर चेक इन करना है, चाहे वो क्लॉक टावर में फेयरमाउंट है, चाहे वो स्विस मकाम है या ले मेरिडियन है। उसके टैग्स हम दे देते हैं, तो आप अपने लगेज पे वो टैग्स लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका चेक इन फेयरमाउंट में हो रहा है, अकॉर्डिंग टू योर पैकेज आप वही टैग लगाएंगे। अगर आपने गलत टैग लगा दिया तो वो फिर लगेज कहीं का कहीं चला जाएगा और मक्का मुकरमा में लॉजिस्टिक्स इतनी इजी नहीं है कि वो कहीं और चला गया है तो वो फिर फौरी तौर पे आपको वापस उस होटल में प्रोवाइड कर दिया जाए। उसमें हो सकता है कई घंटे लग जाएं, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक्स और वो चीज़ें ख़ास तौर पे हरम के करीब जो सेंट्रल एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ़ होती हैं और फिर वो मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं।
तो इसलिए आपने केयरफुली अपना टैग उस पर लगाना है। जिस होटल में आपका चेक इन है वहीं पे आप लगाएंगे, जो फर्स्ट चेक इन है आपका। फॉर एग्जांपल अगर 16 डेज़ वाले पैकेज के लोग हैं तो वो पहले फेयरमाउंट जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने ली मेरिडियन जाना है, तो वो टैग जो लगाएंगे मदीना मुनव्वरा से वो फेयरमाउंट का लगाएंगे। और इसी तरह से जो वैल्यू प्लस वाले लोग हैं उन्होंने पहले 2 नाइट्स के लिए 13 दिन में स्विस मकाम में चेक इन करना है, और फिर 2 दिन के बाद उन्होंने ली मेरिडियन आना है, तो वो टैग स्विस मकाम का लगाएंगे। जो फर्स्ट चेक इन आपका मदीना में मक्का में होटल का हो रहा है वो टैग आप अपने हैवी लगेज पे लगा देंगे। आपने अपने पास जो लगेज रखना है वो कम से कम रखना है। आइडियली तो ये जो आपके पास डे पैक है सिर्फ ये रखें। जो ड्रेस आपने पहना हुआ है रात को, या स्लीपिंग ड्रेस है, या जो भी आपका ड्रेस है वो आपने पहना हुआ है वो आप रख लें। एहराम आपने पहन लेना है, वही ड्रेस अपना उतारें, डे पैक में डालें, ताकि आप इजी मूव करें। आप ट्रेन में आपको ये टेंशन ना हो कि लगेज उठा रहे हैं ला रहे हैं, तो ट्रेन में वैसे भी अलाउड नहीं है, 1 बैग सिर्फ अलाउड है, उससे ज़्यादा आप ले जा नहीं सकते। मैक्सिमम ये है कि आप अपना एक हैंड कैरी रख लें छोटा, उस हैंड कैरी को आप अपना साथ कैरी कर लें। तो दिस इज़ अप टू यू कि आपने डे पैक रखना है या हैंड कैरी रखना है। अगर आप डे पैक नहीं रख रहे, हैंड कैरी रख रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि डे पैक को आप शिफ्ट कर लें अपने हैवी लगेज में और उसको मूव कर दें। तो ये ना हो कि वो भी आपने पकड़ा हुआ है और हैंड कैरी भी पकड़ा हुआ है, तो आपको एहराम की हालत में दिक्कत होगी। तो ये अल्लाह का करोड़ा शुक्र है कि हमने ये चीज़ें जो भी उसूल बनाए हैं ये आपकी फैसिलिटी के लिए बनाए हैं, और ये साल का तजुर्बा है। 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने के बाद जो बेस्ट पॉसिबल है अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो अभी अगर आपको वो शायद ना समझ आ रहा हो, लेकिन अगर आप दोबारा अल्लाह आपको हज पे ले जाए या कोई और किसी तरतीब पे आप हज करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये लगेज की ट्रांसफ़र का बता दिया, लॉजिस्टिक्स जो आपकी यहाँ से मूवमेंट्स है, मदीना से मक्का मुकरमा आप आ गए। अब मक्का मुकरमा से जिन लोगों ने शिफ्टिंग होटल में वापस ली मेरिडियन आना है, जो सेंट्रल उनका जो टाइम पीरियड है मेन हज का, उसमें ली मेरिडियन आना है, तो 16 दिन वालों का चेकआउट 4 ज़िलहज को होगा, और जो वैल्यू प्लस के लोग हैं उनका चेकआउट 6 ज़िलहज को होगा। तो वो 6 ज़िलहज को या 4 ज़िलहज को वो 12 बजे चेकआउट करेंगे, और 12 बजे अगर वो ज़ोहर की नमाज़ हम बता देंगे उस टाइम पे कि पढ़ कर इसी तरह वो अपना ली मेरिडियन की तरफ आएंगे। ली मेरिडियन आने के लिए 2 तरीके हैं। ली मेरिडियन की शटल जो है, शटल वो 24 आवर्स चल रही होती है हर 10 मिनट के बाद, लेकिन जब वो आपको ड्रॉप करती है क्लॉक टावर की बेसमेंट में, तो अब उन्होंने 2 रूट्स बना दिए हैं। जब हरम आना है तो वो मक्का टावर की तरफ से घूमकर आना है, और जब आपने वापस उनको होटल जा रहे हैं तो आप क्लॉक टावर की बेसमेंट में से उस टनल में से गुजर कर आएंगे। जिन लोगों ने उम्रा किया हुआ है वो इस बात को समझ सकेंगे, और जिन्होंने नहीं किया वो एक दफ़ा ही जब जाएंगे तो उनको समझ आ जाएगी। ठीक है। तो हैवी लगेज आपका यहाँ से जो शिफ्ट होना है अगेन ली मेरिडियन में, उसका भी यही तरीका होगा कि हम आपको पहले बता देंगे कि आप सुबह फजर की नमाज़ के बाद या रात को इशा की नमाज़ के बाद, जो भी हम टाइम आपको बताएंगे लॉजिस्टिक्स को देखते हुए, उस पर आप अपने रूम्स के बाहर रख देंगे। वो इसी तरह आपका ट्रक के ज़रिए से शिफ्ट होगा ली मेरिडियन टावर्स, और आप फिर जब आएंगे तो अपना रूम चेक इन करेंगे, और अपना उसके बाद आप अपने जो है वो नमाज़ें पढ़ने के लिए आपका दिल चाहे तो आप हरम चले जाएं ली मेरिडियन में से शटल के ज़रिए से, और दिल चाहे तो आप वहीं पे पढ़ लें। क्योंकि हज़रत मुफ्ती साहब से इस बात की मैं एंडोर्समेंट लूँगा कि हरम की जो हदूद है मक्का मुकरमा में, जो हरम की हदूद है वो फ्यू किलोमीटर्स का रेडियस है। तो उस पूरे रेडियस में, हरम की हदूद में आप कहीं पे भी नमाज़ पढ़ें तो 1 लाख नमाज़ पढ़ने का सवाब है। और अगर आप हरम में मस्जिद के अंदर जाकर पढ़ते हैं तो वो जमात बड़ी का सवाब एक्स्ट्रा है, लेकिन 1 लाख वाली जो फजीलत है वो पूरे हरम की हदूद में है। वहाँ पे मौलाना मक्की साहब जो हरम में बयान करते हैं उन्होंने भी ये कई दफ़ा बयान किया। तो मुफ्ती साहब मैं ठीक कह रहा हूँ, आप बता दें ज़रा। तो इसलिए आप अगर ली मेरिडियन के मस्जिद में जो बेसमेंट में उनकी बनी हुई है वहाँ पे भी नमाज़ पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह जमात के साथ आप नमाज़ पढ़ें, वो 1 लाख नमाज का ही इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। लेकिन मदीना मुनव्वरा में जो 50,000 नमाज की फजीलत की हदीस है वो मस्जिद नबवी में अदा करने की है। तो मक्का मुकरमा की जो फजीलत है वो हरम के हदूद के अतबार से है, तो आप अगर चाहें तो यहीं पे पढ़ें। और अगर आपका नफली तवाफ़ को दिल चाह रहा है 4 ज़िलहज से 8 ज़िलहज
के दरमियान अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाएं, शटल के ज़रिए से जाएं। अदरवाइज़ आप एग्जर्शन ना करें, क्योंकि आपका फ़र्ज़ आगे आ रहा है। 8 ज़िलहज को से जो आपका हज शुरू हो रहा है वो मेन आपका समझ लें कि पर्पज़ है, और आगे 9 ज़िलहज का जो वकूफ़ है वो आपका मेन फोकस्ड। तो इसलिए आप जितनी एफ़र्ट आप नफली इबादत में करना चाहते हैं उससे बेहतर है कि आप अपनी एनर्जी को, अपने खाने पीने को, अपने अगर आप कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उनको इम्प्रूव करके, ताकि आपका हज सही अदा हो। तो ये ज़रा तो लिमरिडियन में आ गया। अब 8 ज़िलहज को जो प्रीमियम पैकेज के लोग हैं वो इंशाल्लाह क्लॉक टावर से ही रवाना होंगे, और जो अपना वैल्यू पैकेज के लोग हैं वो लिमरिडियन से रवाना होंगे। तो इसमें से कुछ लोग जो हैं वो 8 ज़िलहज को चेकआउट भी करेंगे, वो फिर क्लॉक टावर से चेकआउट करेंगे, उनका हैवी लगेज अगेन फिर 7 ज़िलहज को रात को ट्रांसफ़र होगा, और 8 ज़िलहज को वो मिना जाएंगे। और जिनका वो रिटेनिंग रूम है, प्रीमियम पैकेज के जो लोग हैं वो वहीं से रवाना होंगे क्लॉक टावर से ही मिना के लिए, और वहीं पे वापस आएंगे इंशाल्लाह। 8 ज़िलहज के दिन जो रवानगी है, 8 ज़िलहज के दिन जो रवानगी है वो आपके होटल से जिसमें आपका स्टे है वहीं से होगी। बसेस के नंबर आपको अलॉट होंगे, आपके वो बसेस के नंबर्स जो इम्प्लीमेंट होंगे वो मिना से अरफात रवानगी के वक्त होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी बस नंबर 3 है तो बस नंबर 3 अप्लाई होगी मिना से रवाना होते हुए। जो आपका होटल से ट्रांसफ़र है वो हम आपको जो टाइम देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 9 बजे का टाइम स्टार्ट करते हैं डिपार्चर, तो 9 बजे, 9:30, 10, 10:30 इस तरह से वो बसेस रवाना होंगी। तो वो आपकी चॉइस है कि आप 9 बजे जाना चाहते हैं तो जल्दी नीचे आ जाएं, 10 बजे जाना चाहते हैं थोड़ा सा आराम से आ जाएं। वो टाइम जो आपको बताया जाएगा उस पर आपकी रवानगी होगी। इस वाले दिन 8 ज़िलहज के दिन आपने कुछ काम करने हैं। वो ये है कि आपने सबसे पहले तो फजर पढ़ी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं तो कर लें, अलार्म लगाकर अपने टाइम पे उठ जाएं। सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट करें, और ये ब्रेकफास्ट आपने थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट करना है। जिस होटल में भी आप ठहरे हुए हैं आपने अच्छा मील अपना हैवी ले लेना है। वो क्यों कह रहा हूँ आपको, इसलिए कह रहा हूँ कि आपने ब्रेकफास्ट करने के बाद जब लंच आपका चूँकि मिना में होना है, और ये 8 ज़िलहज का दिन मिना के एतबार से सबसे टफ़ डे है। मिना का सबसे टफ़ डे जो है वो 8 ज़िलहज है। क्यों? क्योंकि इस दिन 100% हाजीज जो हैं जिन्होंने मिना आना है उन्होंने इसी दिन आना है। तो 8 ज़िलहज को जो लंच होगा उसमें जब बुफे लगेगा, ज़ाहिर है लिमिटेड स्पेस है, वहाँ पे होटल तो नहीं है कि वो डाइनिंग हॉल्स बने हुए हैं लंबे लंबे, इस तरह से तो नहीं है। बुफे लगा होगा लेकिन उस पर क्यूज़ होंगे। तो जो लोग फिर वो मतलब अगर उनको ज़ाहिर है कि अगर ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं किया हुआ तो वो फिर चाहेंगे कि जल्दी खाना लें, और उसमें फिर क्यू में लगना पड़ेगा और गर्मी भी होगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अच्छा अपना ब्रेकफास्ट कर लें, और लंच पे जब रश कम हो तो फिर बुफे पे जाएं, या तो बिल्कुल इब्तिदा में चले जाएं या फिर वेट कर लें, और जब वो रीफिलिंग होती रहती है उसमें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इशू नहीं होगा। तो आप इत्मीनान से जब रश कम हो उस वक्त ले लें, और अगर आप पहले लेना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल इब्तिदाई टाइम पे ले लें। तो लंच भी इस दिन रश होगा और डिनर भी होगा। जो बाद में मिना का स्टे है, जैसे कि 11th ज़िलहज को जब आप वापस आ जाएंगे अरफात से अपने सारे रिचुअल्स कंप्लीट करके, तो उस वक्त फिर रश कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो मिना फिर नहीं आते, वो होटल में स्टे करते हैं और वहाँ से आकर रमी कर रहे होते हैं। मिना का क़याम जो है वो कुछ उलमा जो हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं यहाँ पे, उनके नज़दीक मिना का क़याम सुन्नत है, वाजिब नहीं है। अगर मिना का क़याम में कोई कमी आ जाए या रह जाए या पार्शली हो तो कोई पेनल्टी नहीं है, कोई दम नहीं है। लेकिन कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं, मिना का क़याम वाजिब है लेकिन पेनल्टी उनके यहाँ भी नहीं है। तो बहरहाल दोनों सूरतों में अगर आप देखें तो हमारा जो पहले का एक्सपीरियंस है, तो नॉर्मली 11th ज़िलहज को और 12th ज़िलहज को 30% के करीब लोग कम हो जाते हैं। वो वहीं से आकर फिर अपनी रमी कर रहे होते हैं होटल से आकर। तो उसमें अगर कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट आए, उस पर ज़्यादा लोग होटल में ठहरे हों, तो हम रमी के लिए ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं, ऑप्शनल।
इट इज़ नॉट एन कमिटमेंट। अगर वो ज़्यादा लोग रह रहे हों और हमें रिक्वेस्ट आएँ तो फिर हम वहाँ से कोई रेंज भी कर देते हैं कि यहाँ से बस इस होटल से चलेगी, जिन्होंने रमी करने के लिए जाना है वो आ जाएँ और उसको यूज़ कर लें। और बाकी जो हमारी ग्रुप की ऑफिशियल जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक हैं। उसके अंदर जो हम आपको टाइम बताएंगे कि इस टाइम पे हम मिना से रवाना हो रहे हैं, इस टाइम पे हम वापस आ रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी ग्रुप मूवमेंट्स हैं। और अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, आप हज कर लें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की फ़ैसिलिटीज़ हैं और ये जो हमारी लॉजिस्टिक्स हैं, ये अल्लाह का करोड़ा शुक्र है कि अनकम्पेरेबल है। इसमें आप जब हज करके आएंगे, आपके और दोस्त अहबाब गए होंगे डिफरेंट ग्रुपों के साथ, तो आप फिर उनसे कंपेयर कीजिएगा कि उनको कैसे ट्रांसपोर्ट मिली और आपको कैसे आपने इसको एंजॉय किया इंशाल्लाह। तो यहाँ पे 8 ज़िलहज को आप मिना में आ गए। मिना में आपने अपने टेंट्स के अंदर आना है। टेंट्स में आपका जो पैकेज है, अकॉर्डिंग टू योर पैकेज आपका स्टे होगा। इसमें हमारे 2 तरह के पैकेजेस हैं, एक अपग्रेडेड है गोल्ड के नाम से, एक ब्रॉन्ज़ के नाम से। तो यहाँ पे स्पेस जो है ना जी वो बड़ी लिमिटेड है। स्पेस का आपने ये ख्याल रहे कि ये जो हमने सोफ़ा बेड हम कहते हैं ना, तो सोफ़ा बेड ये इस तरह का नहीं है जैसा कि होटल्स में होता है या आपके घरों में होता है। ये बड़ा नैरो सोफ़ा बेड होगा। हर हाजी को तकरीबन 1 स्क्वायर मीटर जगह मिलेगी। उस 1 स्क्वायर मीटर में आप ये समझ लें कि अगर 4 बाई 4 मीटर का टेंट है तो 16 स्क्वायर मीटर हो गया, तो 16 स्क्वायर मीटर में 16 लोग होंगे। और वो टेंट्स नॉर्मली कंबाइन किए जाते हैं, 16 प्लस 16, अगर वो 2 टेंट्स को कंबाइन किए गए तो उसमें 32 लोग होंगे एक एंट्रेंस के साथ। यानी वो रूम जो होगा वो 32 लोगों को होगा, लेकिन ऊपर से आपको अगर आप उसका स्टील का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कट करके आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 2 टेंट्स हैं, लेकिन अपेरेंटली वो आपको लगेगा कि ये एक रूम है। तो वो अगर 3 टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तो 48 हैं, अगर 2.5 टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तो वो 40 लोग हैं उसके अंदर। लेकिन जो ये अपग्रेडेड हैं इसमें नॉर्मली टेंट्स को कंबाइन नहीं किया जाता। ये जो हमारे अपना गोल्ड के नाम से अरेंजमेंट्स हैं, इसमें सिंगल टेंट ही होगा। और इसके अंदर जो शेयरिंग बताई गई है वो तकरीबन 13 और +1 मैनेजमेंट का होता है, तो 14 की शेयरिंग है। इसके अंदर कंबाइन नहीं होगा। इसमें अभी मुबशर साहब बता देंगे आपको कि इसमें अगर किसी ने अपग्रेड अभी भी करना हो तो बड़ी चंद सीटें इसके अंदर 8-10 के करीब शायद अवेलेबल हैं। बाकी ये चीज़ें सारी फाइनल हो चुकी हुई हैं। यहाँ से आपका जो डिपार्चर है अब 9 ज़िलहज की मॉर्निंग में होना है अरफात के लिए। और उसमें जो अगेन फिर हम लॉजिस्टिक्स को देखते हुए 2 ऑप्शंस ओपन रखते हैं। नंबर 1 कि हम 8 और 9 की दरमियानी रात लेट नाइट डिपार्ट कर जाएं मिना से, और अरफात पहुंचकर फजर के बाद आप अपना आराम कर लें और ज़वाल तक आप अपना आराम करें वहाँ पे। और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि हम फजर की नमाज बिल्कुल इब्तदाई वक्त में पढ़कर जैसे ही अज़ान होती है फिर हम रवाना होते हैं। तो वो दोनों हम ऑप्शंस ओपन रखते हैं। ज़्यादातर हमारा कोशिश होती है कि हम फजर की नमाज़ इब्तदाई वक्त में पढ़कर रवाना हों, लेकिन कुछ सालों में हमें ऐसा भी करना पड़ा है कि हम रात को ही रवाना हो गए। उसमें बिहाइंड द सीन बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी ग्रुप का कलेक्टिव डिसीजन मैनेजमेंट लेगी वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो अरफात में आप अपने जो आपको बस नंबर असाइन किया गया था उसी बस नंबर को फॉलो करके आप अरफात आएंगे। यहाँ पे इंशाल्लाह ब्रेकफास्ट जो होगा वो अरफात में होगा और लंच भी आपका अरफात में ही होगा। ब्रेकफास्ट और लंच यहाँ की जो मील्स हैं अरफात की, उसके बारे में भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि इस साल ओपन स्पेसेस बहुत कम है अरफात में। उन्होंने जो स्पेस अलॉट की है वो बहुत ही मतलब आप कह लें कि स्क्वीज्ड कर दिया है उन्होंने, क्योंकि कुछ हुज्जाज की तादाद को बढ़ाने का प्लान चल रहा है और उसको फिर अभी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया है। तो वहाँ पे आप अगेन आपको के पास सोफ़ा बेड्स होंगे और आपने अगर आराम करना है आराम भी करेंगे, लेकिन ज़वाल से लेकर मगरिब तक ये आपका पीक टाइम है। आपके इस सारे सफ़र का अगर कहा जाए हासिल जो है वो ये वाला टाइम है, चंद घंटे। यानी
12 बजे से लेके तो शाम 6 बजे तक ये आपका पीक टाइम है। इसमें आपने सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो अपने इबादात में, दुआओं में, इस पे करना है। यहाँ पे आप का जो लंच के हवाले से और ब्रेकफास्ट के हवाले से मैंने बताया, तो ये हमें कमिटेड तो है कि हमने बुफ़े की पेमेंट की हुई है कि हमारा बुफ़े लगेगा और लग भी रहा है, लेकिन उसमें जो रश का मामला है उसकी वजह से हम शायद कोशिश करें, क्योंकि ये उसकी सारी पेमेंट्स वगैरह हम 100% केटरिंग को कर चुके हुए हैं, लेकिन हमने एक रिक्वेस्ट उनको की है कि अगर वो हमें टेंट के अंदर कुछ सर्विस दे दें, कुछ इस तरह से हो जाए, तो विल ट्राई फॉर डैट, बट डैट इज़ नॉट एन कमिटमेंट। अगर वो रश होगा उसी तरह से बुफ़े में, तो फिर मैं आपको यकीन बता रहा हूँ कि वो उसका कोई और ऑल्टरनेट नहीं है, क्यू में लगना पड़ेगा और खाना लेना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा वॉलंटरीली भी जो लोग हैंडीकैप्ड हैं या नहीं चल कर जा सकते, खड़े हो सकते, उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए हमारी टीम भी वहाँ पे होगी, तो वो भी इंशाल्लाह हेल्प करेगी। यहाँ से मगरिब पढ़कर आप वापस रवाना होंगे मुज़दलिफ़ा की तरफ। मुज़दलिफ़ा का स्टे जो है वो ओपन एयर, ओपन, आपने बिल्कुल नीचे हम आपको शीट देंगे, एक वो अच्छी शीट हमने इस दफ़ा डॉक्टर नासिर साहब ने वो फाइंड आउट की है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमने अरेंज की है वहाँ पे, वो आपको मुज़दलिफ़ा जाने से पहले दे दी जाएगी। तो उस पे आप रात को वहीं पे आराम करेंगे। उसका भी एक आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसकी भी हमने जो पैकेज के अंदर लिया होता है, वो हमारा एक जगह पे अरेंजमेंट होता है, उसमें कारपेट्स बिछे होते हैं और पानी वगैरह चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं जाते। वहाँ क्यों नहीं जाते कि वहाँ पे हमारी बसेस दोबारा पिकअप के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे रश होता है बहुत ज़्यादा, वो खालिसतन पाकिस्तानियों का एरिया है, तो वहाँ पे हम नहीं जाते। हमने एक अल्लाह ताला ने हमें जगह दी हुई है, वहाँ पे ज़्यादातर अरब लोग आते हैं और वो रात को, आधी रात के बाद रवाना भी हो जाते हैं। तो वो पहाड़ियों के दरमियान ऊपर जाके एक वैली है मुज़दलिफ़ा में, वहाँ पे हम स्टे करते हैं। वहाँ पे बाथरूम्स हैं और लेकिन ये है कि वो बिल्कुल माउंटेन्स हैं और नीचे वो पत्थर वगैरह भी होते हैं बारीक बारीक, वहीं से आपने कंकरियाँ भी चुननी है। तो वो जो हमने शीट ली है इंशाल्लाह वो आपको इस बार इंशाल्लाह वो उसकी वजह से वो नीचे से आपको नहीं प्रॉब्लम होगा, आप वहाँ पे आराम करेंगे। लेकिन वो ज़ाहिर है कि वो ना तो होटल है ना सोफ़ा कम बेड है, आपने आसमान के नीचे वो रात गुजारनी है और जितना आप आराम कर सकें आराम करें। फिर तहज्जुद में अगर अल्लाह ताला आपको तौफीक दे दे, आप उठ जाएँ, नमाज़ पढ़ें, नफल पढ़ें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं अरफ़ात में कबूल नहीं हुई थी वो मुज़दलिफ़ा में कबूल हुई थी। तो उसमें मगरिब और इशा की नमाज़ आपने मुज़दलिफ़ा में आकर पढ़नी है और कंबाइंड पढ़नी है। पहले मगरिब पढ़ेंगे, फिर इशा पढ़ेंगे, जमात होगी। हर बस के लोग जो हैं वो डिफरेंट जमातें करवाएंगे और आप किसी भी जमात में ज्वाइन करके पहले मगरिब पढ़ लेंगे, फिर इशा पढ़ लेंगे। चाहे रात को आप जिस वक्त भी पहुँचें, मगरिब आपने अरफ़ात में नहीं पढ़नी, मगरिब की अज़ान के बाद आप रवाना होंगे मगरिब पढ़े बग़ैर। अब रात को बाज़ का तो मुज़दलिफ़ा में आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, हो सकता है 1 घंटे में पहुंच जाएं और हो सकता है आप 5 घंटे भी ना पहुंचें। तो वो ऑल डिपेंड्स अपॉन ट्रैफिक के वो उस वक्त कैसा चल रहा है। तो जिस वक्त भी पहुँचें, अगर आप रात को 3 बजे भी पहुँचें, फजर से पहले 1 घंटा पहले भी पहुँचें, तो आपने मुज़दलिफ़ा पहुँचकर ही मगरिब और इशा पढ़नी है। वो आपकी अदा शुमार होगी। वो ये नहीं है कि अब मगरिब कज़ा हो गई या इशा कज़ा हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। वो सुन्नत के मुताबिक आपने वहाँ पर पहुँच अपनी अदा करनी है नमाज मगरिब और इशा। इसके लिए मील जो है, ड्राइव मील बॉक्स आपको यहाँ से दे दिया जाता है अरफ़ात से, और वो आपने वहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ से हमारी ग्रुप की जो रवानगी है इंशाल्लाह वो फ़जर की नमाज के बाद मुख्तसर हम दुआ करते हैं और यहाँ से रवाना होते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग रात को ही रवाना हो रहे हैं, तो वो उसकी स्पेसिफ़िक सर्कमस्टेंसेस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी थी, लेकिन हमारी जो ग्रुप की मूवमेंट है वो अकॉर्डिंग टू सुन्ना है। और हमारे अक्सर उलमा के नज़दीक सुबह फ़जर के बाद चाहे आप 1 मिनट के लिए खड़े हों वो वाजिब है। वो उनके यहाँ वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो जिन उलमा के नज़दीक वो सुन्नत भी है, वो उनके नज़दीक भी बहुत इम्पॉर्टेंट सुन्नत है। तो इसलिए हमारी रवानगी फ़जर के बाद होगी और हम मिना नहीं जाएंगे। हम बसेस को जहाँ पे स्टोनिंग करनी है, रमी के एरिए के करीब तरीन जो जगह है वहाँ पे पार्क करेंगे, लेकिन वो करीब तरीन भी इतनी है कि 2-3 किलोमीटर की वॉक आपको करनी होगी इस दिन, जिन्होंने स्टोनिंग ख़ुद से जाकर करनी है। और जो हैंडीकैप्ड हैं, व्हील चेयर पे हैं या ख़ुद से पैदल चलकर विदाउट एनी सपोर्ट नहीं जा सकते,
जमरात तक, उनके लिए बेहतर है कि वो ऑथेंटिकेट कर देंगे, अपनी अथॉरिटी दे देंगे अपने किसी कंपेनियन को, वो उनके बिहाफ पे रमी कर देगा और वो बसेस में ही बैठे रहेंगे। बसेस के एसी चलते रहते हैं और बस में वो बैठे रहेंगे जितनी देर में ग्रुप जाएगा और रमी करके वापस आएगा बसेस में। यहाँ से बसेस में ही बैठकर आप फिर अपने होटल्स में जाएंगे। वो क्लॉक टावर वाले फिर क्लॉक टावर में जाएंगे, लिमिटेडियन वाले लिमिटेडियन में जाएंगे। यहाँ आकर आप अपना शेव ऑफ कराएंगे, अपना कट कराएंगे, हेयर कट कराएंगे और एहराम खोलेंगे। इससे पहले एक रिचुअल जो कंपलसरी है वो है कुर्बानी। तो कुर्बानी के हवाले से मैं मुख्तसर अर्ज़ कर देता हूँ। आप सबकी 100% लोगों की जिनके वीज़े इशू हो चुके हुए हैं, उनकी पेमेंट हमने कुर्बानी की गवर्नमेंट को कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ हज सऊदी अरब के थ्रू। तो वो पेमेंट आपकी हो चुकी है। वो कुर्बानी के लिए अब गवर्नमेंट एक टाइम देती है। वो टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल हमें देते हैं कि जी सुबह आपको 10 बजे कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन वो टाइम थोड़ा सा हाइपोथेटिकल होता है, प्रैक्टिकल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि इतने लाख कुर्बानियाँ इस टाइम पे हो जाएं। तो उसमें जो हमारे यहाँ के उलमा हैं, अहनाफ इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो फॉलोअर्स हैं, उनके नज़दीक सीक्वेंस में इन सारे अमाल को करना जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे वो उनके नज़दीक वाजिब है। जैसे रमी करना, फिर कुर्बानी करना, फिर कट कराना, हेयर कट या हल्क करवाना और फिर उसके बाद तवाफ़ करना। इस सीक्वेंस में हुज़ूर ने किया था, तो वो इमाम साहब फरमाते हैं कि ये वाजिब है। और बाकी अइमा कहते हैं नहीं, वाजिब नहीं है, सुन्नत है। अगर फॉलो कर लेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा सवाब है, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो कोई पेनल्टी नहीं है। तो हम दोनों ऑप्शंस देते हैं। अगर आपका इत्मीनान है कि इस तरह से हो जाए तो आपकी कुर्बानी हो चुकी है, आप जिस वक्त मर्ज़ी एहराम खोल दें। अब एक बात का और ख़्याल रहे कि ये जो कुर्बानी आपकी हो रही है, एक कुर्बानी है आपकी हज की कुर्बानी नहर, और एक कुर्बानी है आपकी ईद की कुर्बानी, जो जैसा कि आप हर साल करते हैं। तो जो आपकी ईद की कुर्बानी है वो साकित नहीं हो जाती, वो आपको वेव ऑफ नहीं हो जाती, वो आपके लिए उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह से आप यहाँ पे पहले करते हैं। इस कुर्बानी का, हज की कुर्बानी का उस कुर्बानी से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो वो या तो आप अपने मुल्क में पाकिस्तान में करवाएं, या अगर आपने ज़्यादा सवाब हासिल करना चाहते हैं तो हरम में ही करवा लें, ये आपकी चॉइस है। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं। इस दफ़ा ये इम्पोज़ हुआ है कि मिनिस्ट्री की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि आप कुर्बानी सिस्टम से करवाएं, हमने पे कर दिया है सबका। अब इसमें एक ऑप्शन उन लोगों के लिए जो सीक्वेंस को लाजमी फ़ॉलो करना चाहते हैं, वो ये है कि वो जो पे हो गई है सिस्टम में कुर्बानी, जिसकी आपने हमें पेमेंट कर दी, हमने आगे कर दी, उसको आप अपनी कुर्बानी समझ लें ईद की कुर्बानी, और हज की कुर्बानी आप एडिशनल पे करके करवा लें ताकि सीक्वेंस फॉलो हो जाए। वो सीक्वेंस किस तरह फॉलो होगी कि जब हम मुज़दलिफ़ा से वापस पहुँचे, रमी की, जैसे ग्रुप रमी करता है तो जिन्होंने कुर्बानी ऑप्ट की होगी उनका हम वो फ़ोन कर देते हैं। वो कुर्बानी होने के बाद इंटीमेशन जब आती है तो हम ग्रुप पे बता देते हैं कुर्बानी हो गई, आप अपना एहराम खोल दें। वो सीक्वेंस का सवाब आपको मिल गया। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, इसी तरह ठीक है, तो फिर आप जिस वक्त मर्ज़ी जाएं और जैसे ही आप होटल पहुँचें अपना एहराम खोल दें, आपका हज में फ़र्क नहीं आएगा। तो अब दिस इज़ योर चॉइस कि अगर आप कुर्बानी की सीक्वेंस को फॉलो करना है तो उस कुर्बानी को आप अपनी ईद की कुर्बानी समझ लें और हज की कुर्बानी की एडिशनल पेमेंट करके करवा लें। और अगर आपने नहीं करना, फिर आप अपनी जो ईद की कुर्बानी है वो पाकिस्तान में करवाएं, या वहाँ पे करना चाहते हैं वहाँ पे करें और उस कुर्बानी को एज़ इट इज़ रखें। आई होप सो कि मैंने ये बात वाज़े कर दी है, इसमें कोई अशकाल बाकी नहीं है। जी अच्छा, क्लियर नहीं हुआ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो कुर्बानियाँ हैं हाजी के ऊपर, आप यूँ समझ लें, दो कुर्बानियाँ हैं हाजी के ऊपर। एक कुर्बानी वो है जो हर साल आप करते हैं, वो साहिब इस्तिदाद पे ज़रूरी है। बाज़ उलमा के नज़दीक जो मुसाफिर होता है वो ना भी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको इस्तिदाद दी हुई है तो वो कुर्बानी ज़रूर करें। ठीक हो गया? ये है ईद की कुर्बानी। और एक आपकी वाजिब कुर्बानी है जो कि हज की कुर्बानी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जी नहीं, ईद वो एक ही है।
ईद की जो कुर्बानी है ना जी, वो 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज, तीनों दिन जिस दिन आप मर्ज़ी चाहें कर सकते हैं। जो हज की कुर्बानी है वो भी तीनों दिन हो सकती है, लेकिन जिसने सीक्वेंस को फॉलो करना है जो कि सुन्नत है, उस सीक्वेंस को फॉलो करने वाले के लिए ये बात कर रहा हूँ कि उसके पास दो ऑप्शंस हैं कि वो जो कुर्बानी पे हो गई है उसको वो कंसीडर कर ले कि मेरी ईद की कुर्बानी हो गई है और एक एडिशनल कुर्बानी करवा ले हज की। और अगर उसने सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना तो फिर क्या करे कि वो अपना उसी कुर्बानी को जो हो चुकी, जो हमने पे कर दी हुई है, उसको कंसीडर करे और अपना ihram खोल दे। अच्छा, क्वेश्चन आंसर जो है ना हम वो इसके बाद ले लेंगे। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है ना जी, वो हम ये कंप्लीट करने के बाद ले लेंगे। जी, मैंने देखिए दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो आपकी दो कुर्बानियाँ हैं, एक आपकी हज की कुर्बानी है वो अलहदा से वाजिब है, और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे हम कुर्बानी करते हैं जिसको हम अपनी ज़ुबान में ईद की कुर्बानी कहते हैं, आप यूँ कह लें, वो अलहदा है, उसका हज की कुर्बानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी हज की जो कुर्बानी आपकी हो रही है वो आप यहाँ पे जो कुर्बानी हर साल करते हैं, अगर हाजी वहाँ पे मक्का में मुकीम है तो उसके ऊपर आप यूँ समझ लें दो कुर्बानियाँ हैं। एक हज की कुर्बानी अलहदा वाजिब के तौर पे है, और एक ये जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे हर मुसलमान साहिब इस्तिदाद कुर्बानी करता है वो अलहदा है। ये बात आप अपना इस पे सर्च भी कर सकते हैं, अपना नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि वो दो कुर्बानियाँ हैं हाजी के ऊपर जो कि वहाँ पे हज करने के लिए गया हुआ है। एक कुर्बानी यहाँ पे उसने जो वो कर रहा है हर साल वो इसी तरह से वाजिब। वी डोंट हैव टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स। हमने FAQs पोस्ट कर दिए हैं ग्रुप्स में। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव FAQ, ये सारी डिस्कशन उसके अंदर है, यू हैव टू गो थ्रू इट। और FAQs आप मुफ्ती साहब से भी इस तरह के मसले पूछ सकते हैं। वी हैव टू रश टू द टॉपिक, तो काइंडली FAQs हम नहीं ले रहे, वो लंच ब्रेक के बाद, नमाज के बाद, नमाज के बाद कर लेंगे अगर कोई चीज़ रह गया। ठीक है, अच्छा आगे हम चलते हैं, ज़रा अभी टाइम भी शॉर्ट है, प्लीज़ मैं ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली बता दूँ। हम पहुंचे थे 10 ज़िलहज को, जब आप अपने होटल आ गए, आपने ihram उतार लिया, अब यहाँ पे आप थोड़ा रेस्ट करेंगे, लंच यहाँ पे करेंगे जो कि लिमिटेडियन के अंदर ठहरे हुए हैं, और जो वहाँ पे क्लॉक टावर में ठहरे हुए हैं उनका ब्रेकफास्ट और डिनर हाफ बोर्ड है, वो अपना लंच फूड कोर्ट से कर लेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, और मगरिब की नमाज के बाद अर्ली आप डिनर करेंगे अपना, और इशा की नमाज इब्तदाई वक्त में पढ़ के हम आपको टाइम बता देंगे कि इस टाइम डिपार्चर होगा मिना के लिए, फिर हमने वापस मिना जाना है। ग्रुप मूवमेंट इस तरह से होगी, जिन लोगों ने नहीं जाना चाहते मिना, या हैंडीकैप्ड हैं, या मतलब वो थोड़ा बीमार फील कर रहे हैं, वो वहाँ पे रह सकते हैं, वो अपना होटल में ठहरें और अपनी रमी के लिए किसी को वकालत दे दें, वो उनकी रमी कर देगा और वो होटल में ठहर जाएं। और जिन्होंने मिना जाना है वो ग्रुप मूवमेंट मिना के लिए इंशाल्लाह पूरी सर्विस प्रोवाइड होगी। आप इंशाल्लाह अपनी बसेस में बैठेंगे और मिना आएंगे। मिना में जो 8 ज़िलहज का ड्रॉप है वो तो आपके बिल्कुल टेंट्स के सामने होगा, लेकिन ये जो अब आप 10 ज़िलहज को रात को आ रहे हैं तो इस दिन मिना में हर तरह की ट्रैफिक बंद कर दी जाती है, एंट्री बसेस की। टेंट्स के आगे आप देखेंगे कि कोई बस क्या कोई कार भी नहीं आ सकती, तो वो फिर 3 दिन रिस्ट्रिक्टेड रहता है। तो वो बस आपको काफ़ी दूर उतारेगी, वहाँ से आप समझ लें तकरीबन हाफ एन आवर की वॉक करके आप अपने टेंट में पहुँचेंगे। वो हमारी टीम जो है वो स्कॉट करके लेके जाती है, आप अपने टेंट पे पहुँच जाएंगे, रात यहाँ पे रहेंगे। 11 ज़िलहज को अगेन हम असर की नमाज के बाद ग्रुप की फॉर्म में निकलेंगे और रमी करेंगे। पहले रमी करके फिर हम मिना से बाहर आएंगे वॉक करके, और तवाफ़ ज़ियारत के लिए हमने इस दिन जाना है। हम रिकमेंड नहीं करते कि 10 ज़िलहज वाले दिन ही तवाफ़ ज़ियारत किया जाए। तवाफ़ ज़ियारत का टाइम 10 ज़िलहज की मॉर्निंग से शुरू होकर, फजर से शुरू होकर 12 ज़िलहज की इवनिंग तक रहता है। आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। तो हमने जो अपने 25 साल के एक्सपीरियंस की रोशनी में डिसाइड किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह इस स्लॉट में आज तक हमें रश नहीं मिला, वो है 11 ज़िलहज को हम रात को इशा की नमाज के बाद तवाफ़ करते हैं। उस तवाफ़ ज़ियारत के लिए जो कि फ़र्ज़ है, हज के कुल 3 फ़र्ज़ हैं, जिसमें से
अरफात का क़याम है और ये अपना एहराम पहनना है और तवाफ़ ज़ियारत है, इफ़ादा भी इसको कहते हैं, तवाफ़ इफ़ादा या तवाफ़ ज़ियारत। ये हम 11 ज़िलहज को इंशाल्लाह करवाएंगे। रात को इशा के बाद, असर के बाद रवाना होंगे। पहले हम अपने होटल में जाएंगे। होटल में जाकर आप शॉवर लें, फ़्रेश हों, अपने अच्छे कपड़े साफ़ सुथरे पहने। ये सादा कपड़ों में तवाफ़ होना है और इन्हीं सादा कपड़ों में सही भी करनी है आपने, हज की सही भी इस तवाफ़ के फ़ौरन बाद करनी है। तो वो हम इनफ टाइम देते हैं। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप अपने होटल में आके मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले तो डिनर करें। डिनर करके तसल्ली से आप इशा की नमाज़ के आधा घंटा बाद हरम में चले जाएं और हरम में जाके अपनी इशा की नमाज़ पहले जमात अपनी करवा लें, ख़ुद से पढ़ लें और आपका तवाफ़ शुरू होना चाहिए इशा की नमाज़ के 1 घंटा बाद। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस टाइम पे इस स्लॉट में आपको रश नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ 10 ज़िलहज को जो स्टैम्पीड वगैरह के इशू हैं, जो पहले मिना में होते थे, वो अब तवाफ़ में होना शुरू हो गए। तो 10 ज़िलहज को अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है, कोई लेडीज़ के हवाले से या ऐसी कोई बहुत ज़्यादा आपकी मजबूरी नहीं है, तो फिर आप 10 ज़िलहज को बिल्कुल अटैम्प्ट ना करें तवाफ़ के लिए हरम जाने की। बहुत ज़्यादा रश होता है इसलिए। तो 11 ज़िलहज को आपने रात को तवाफ़ कर लिया और तवाफ़ करने के बाद हम फिर आपको टाइम देंगे। नॉर्मली रात को 1 बजे के करीब पिकअप का टाइम होता है। फिर हम आपको वापस मिना लेकर आएंगे जिन लोगों ने मिना आना है। तो वो उसमें ये भी ख्याल रहे कि बाज़ लोग कहते हैं जी कि रात का क़याम मिना में ज़रूरी है। तो बाज़ उलमा के नज़दीक, जिनके नज़दीक ज़रूरी भी है, उनके नज़दीक भी अगर आप फ़र्ज़ अदा करने के लिए तवाफ़ ज़ियारत के लिए आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। तो ऐसे ही कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम रात को वापस जाएंगे इंशाल्लाह। फ़जर से पहले हम वहाँ पे अपने टेंट्स में मिना में पहुँच जाएंगे। अब ये 12 ज़िलहज का दिन आ गया। 12 ज़िलहज को अगेन आपने असर के बाद रवाना होना है, रमी करनी है और रमी करके आपने वापस अपने होटल में उसी रूट से वो बसेस जहाँ पे तक आ सकती हैं वहाँ तक आपने रमी करने के बाद वॉक करके पहुँचना है और वहाँ से बसेस आपको पिक करके आपके होटल ले आएंगी। आपकी कंपल्सरी ऑब्लिगेशंस पूरी होगी, आपका हज कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक ख्याल रहे कि जो 12 ज़िलहज का इस साल का एक्सपेक्टेड है तो शायद जुमा का दिन आ जाए 12 ज़िलहज को। तो 12 ज़िलहज को अगर जुमा का दिन हुआ तो इंशाल्लाह हम जुमा की नमाज़ मिना में ही अदा करेंगे। और इन दिनों में जो मिना के दिन हैं, नमाज़ें मिना में पढ़ने का सवाब हरम के अंदर पढ़ने से भी ज़्यादा है। मुफ्ती साहब ऐसे ही। तो आप जुमा की नमाज़ अगर जो मिना में लोग ठहरे हुए होंगे वो मिना में ही अदा करेंगे और जो नहीं आए और हरम जाना चाहते हैं वो बेशक हरम चले जाएं, लेकिन उन्होंने भी हरम बहुत जल्दी पहुंचना होगा, तब वो हरम के अंदर नमाज जुमे की अदा कर सकेंगे। 10 बजे के करीब वो जाएंगे तो अदा कर सकेंगे। बहरहाल मगरिब के से पहले आप अपने इंशाल्लाह मगरिब तक जिस वक्त भी आप अपने होटल पहुंचेंगे, अब आपका एक वाजिब रह गया सिर्फ, जिसको तवाफ़े विदा कहते हैं। वो फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब है। उसके लिए जिन लोगों की तो बहुत अर्ली फ़्लाइट है वो तवाफ़े ज़ियारत के साथ सही करने के बाद भी एक एक्स्ट्रा तवाफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना रश कम रश आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और अगर हिम्मत नहीं है तो फिर आपने 12 ज़िलहज को रात को आने के बाद अपनी फ़्लाइट से पहले स्केड्यूल करके आपने हरम में जाके अपना एक तवाफ़ करना है। वो तवाफ़ आपका वाजिब है। आपका हज कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह आपकी रवानगी वापसी की होगी। उसके मुतालिक मुख्तसर ये है कि वो एयरपोर्ट इंशाल्लाह ट्रांसफ़र आपका बसेस के ज़रिए होगा। बसेस के ज़रिए यहाँ से जो जद्दा एयरपोर्ट जाना होता है तो इसके लिए जो सऊदी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं वो 12 घंटे पहले आपने चेकआउट करके निकलना होता है। इसको हम थोड़ा स्क्वीज़ करते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया जाए, 10 घंटे कर लिए जाए, 9 घंटे कर लिए जाए, लेकिन वो इस तरह इंटरनेशनल डिपार्चर नहीं है कि आप 4 घंटे पहले जाएंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वो आपको जो टाइम दिया जाएगा उसको फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे SOPs होते हैं एयरपोर्ट पे पहुँचने से पहले, ख़ास तौर पे बसेस के ज़रिए। जो टैक्सी से या प्राइवेट जा रहे होते हैं उनको फिर भी कम टाइम लगता है, लेकिन बसेस के लिए टाइम लग जाता है। तो हमारे जो पाकिस्तान से ग्रुप जा रहे हैं वो उनका वापसी जो है वो बसेस से ही होनी है, और जो इंडिविजुअल ट्रैवल करके आ रहे होंगे उनके भी हम ग्रुप्स बना देते हैं। तो वो छोटी गाड़ियाँ, दरमियाने साइज़ की गाड़ियाँ, वो मिक्स करके इस तरह से हम ट्रांसफ़र करते हैं। इस दिन ख़ास तौर पे जो
क्लॉक टावर में लोग ठहरे होते हैं उनका ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है इस दिन, क्योंकि सब लोग पूरे मक्का में जो ठहरे होते हैं वो तवाफ़ विदा के लिए ट्रैफिक इस तरफ हरम की तरफ आ रही होती है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बाज़ का जो प्राइवेट गाड़ियों वाले हैं उनकी गाड़ी नहीं पहुंच पाती, तो फिर वो हमारी टीम नीचे से फौरी तौर पे जो गाड़ी अवेलेबल होती है और उसको अरेंज करके भी एयरपोर्ट भेजना पड़ता है। वो उस वक्त अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह वो सॉल्व हो जाएगा। पासपोर्ट्स का मैंने बता दिया आपको कि आपको मदीना मुनव्वरा में अगर ले लिए गए तो मक्का डिपार्चर से पहले मिलेंगे, और अगर आपको मक्का में ले लिए गए तो वो जद्दा एयरपोर्ट डिपार्चर से पहले आपको देंगे। बस के अंदर अगर वो जाएंगे तो बस ड्राइवर के पास होंगे, वो एयरपोर्ट पे आपको हैंड ओवर करेगा। और अगर वो अल्लाह करे कि इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ले ही ना, तो फिर वो आपके पास ही रहेंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर वो मतलब, लेकिन बस में जब जाते हैं तो नॉर्मली वो दोबारा कलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो एयरपोर्ट पे जाकर आपको दे देते हैं। वो इंशाल्लाह इशू नहीं होगा, वो हमारी टीम उसको सारा फॉलो अप कर रही होती है।